वंस अगेन वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू। आज के रिविजन सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और उससे उसका एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग एंगल मेजर कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक लाइन है। अगर इस लाइन से हम एंगल ऊपर की तरफ, मतलब कि अगर एंगल को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। अगर थोड़ा सा और एंगल बढ़ाएंगे तो एंटी क्लॉक वाइज में ही ना कर रहे हैं, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? अगर ये थीटा 1 एंगल है और ये थीटा 2 एंगल है तो दोनों का दोनों एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। अगर मान लेते हैं कि हम एंगल को एंटी क्लॉक वाइज में लेकर के क्लॉक वाइज में, ये जो घड़ी का डायरेक्शन होता है ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा ना, अगर इस तरफ मेजर करेंगे तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। लेकिन क्लास 10th में हमको बस पॉजिटिव एंगल के ही बारे में पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उससे रिलेटेड जो एंगल होगा, इसमें हम बस पॉजिटिव एंगल के बारे में स्टडी करेंगे और एक्यूट एंगल तक ही पढ़ेंगे। मतलब कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो जो एंगल है, इंपॉर्टेंट जो एंगल है, जैसे कि 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 हो गया, ये सब का एंगल और उसका जो साइड्स का रेशियो है, ये दोनों का बीच का क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक सिंपल सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर एंगल 90 कहाँ पर बन रहा है? एंगल बी के पास। मान लेते हैं कि एंगल सी यहाँ पर एंगल थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। अगर सी से, अगर हम पॉइंट सी को अगर हम मेन एंगल लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इन केस अगर थीटा को हम ए लेंगे, यहाँ से हटा दिए, थीटा का अगर अगर हम ए कंसिडर करेंगे तो अब ये बेस नहीं रहेगा। अगर थीटा हम यहाँ पर एज्यूम किए तब परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा। ये बात हमको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप हाइट से रिलेटेड, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको वहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस एक्चुअली में क्या होता है, कैसे कब चेंज हो जाता है, आपको वहाँ पर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इस एंगल को कंपेयर करेंगे, अगर साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए तो हम लोग परपेंडिकुलर इसको लेंगे, बेस इसको लेंगे। अगर इस एंगल से अगर हम साइन थीटा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अब समझते हैं हम लोग कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा का मतलब होता क्या है। तो देखिए, साइन ए ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल थीटा है ना, तो साइन थीटा एंगल लेते हैं। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ दैट ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या? अगर थीटा या एंगल है तो थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री के जस्ट जो अपोजिट जो सबसे बड़ा जो साइड होगा राइट एंगल ट्राइंगल का, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे। तो साइन थीटा बोलता है कि अगर आपको किसी भी एंगल का साइन थीटा निकालना है तो आपको बस उस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होगा, कुलर होगा, और डिवाइडेड बाई इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होगा, इसका रेशियो होता है। करने का मतलब क्या? साइन थीटा इक्वल टू द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा को डिफाइन करना होगा, इट इज द रेशियो ऑफ बेस टू द हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। तो बेस को बेस से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइपोटेनस को एच से। सिमिलरली अगर tan थीटा को निकालना होगा तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अगर साइड्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ दैट ट्राइंगल, मतलब कि परपेंडिकुलर कुलर डिवाइडेड बाई बेस। अगर किसी भी ट्राइंगल का जो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये राइट एंगल होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस हमको क्या देता है? हमेशा tan थीटा, मतलब कि p बाई बी। आपको इतना समझ में आ गया जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बी बाई बी। अब देखिए जो साइन, ये जो एक और होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? इट इज द इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच, बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई पी। सेक थीटा किसका इनवर्स होता है? कॉस थीटा के बराबर। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर साइड के रेशियो में क्या लिख सकते हैं? 1 बाई
कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बी बाई एच के बराबर, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। एट लास्ट हम लोग देखते हैं कि टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, पी बाई बी के बराबर, तो क्या हो जाएगा बी बाई पी। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आपको एंगल और उससे रिलेटेड जो साइड का जो रेशियो है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है, आपको ये याद करना ही होगा। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इट इज ओनली द रेशियो ऑफ द साइड्स, इट डिपेंड अपन द साइन कॉस टेन। क्या हम पूछ रहे हैं, अगर कॉस पूछेंगे तो बी बाई एच बताना पड़ेगा, अगर कॉट पूछेंगे तो बी बाई पी बताना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग एंगल में जो जो ट्राइंगल का जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो एक फिक्स वैल्यू होता है, वो किसके बराबर होगा, अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए उस तरफ हम बता देते हैं। जैसे कि हम फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया। यहाँ पर थीटा अलग अलग वैल्यू रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि हमको एक टेबल यहाँ पर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ पर थीटा का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग में 0, 30 डिग्री, 60, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तरफ हम अलग अलग, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर साइन थीटा, अगर थीटा की जगह पर 0 डिग्री रखेगा, मतलब कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, इसका वैल्यू क्या होगा, 0। अगर थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अगर आप साइन थीटा की जगह पर 45 रखेगा तो साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। सिमिलरली अगर थीटा की जगह पर आप 60 डिग्री रखेगा तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अगर थीटा की जगह पर आप 90 रखेगा तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। अब आप बोलिए कि सर ऐसे आ गया तो कैसे आ गया, ये एक रिवीजन क्लास है, यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये इसका वैल्यू आया तो कैसे आया, ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हम आपको बस किस एंगल में इसका रेशियो कितने के कांस्टेंट बराबर होगा बस हम यही बताने वाले हैं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाए लास्ट टाइम में। सिमिलरली अगर कॉस थीटा का वैल्यू अगर थीटा की जगह पर 0 रखेगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉस थीटा की जगह पर अगर 30, अगर आप 30 रखते हैं तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। सिमिलरली 45 रखेगा तो √2 हो जाएगा। अगर थीटा की जगह पर 60 रखिएगा तो 1/2। और एट लास्ट कॉस 90 डिग्री बराबर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो tan थीटा होगा ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर आपको किसी भी तरीका से ये दोनों वैल्यू याद हो गया, साइन का और कॉस का, तो आप ऑटोमेटिक सारा का सारा वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1/2। अब देखिए जो कॉस है ना, जैसे कि इधर से उधर जा रहा था ना, तो इधर वाला इधर आ जाएगा, ये यहाँ पर 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 आ जाएगा। तो कॉस थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा थीटा के बराबर तो 1 हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। सिमिलरली मान लेते हैं कि tan 0 बराबर हमको निकालना है, तो साइन 0 बाई कॉस 0 करेंगे, तो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, 0/1 इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हो जाएगा, 0। अगर tan 30 करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू √3, और 2 सबसे ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कटेगा, मतलब कि 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3।
ऐसे ही आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू आ जाएगा 1 और tan 60 का वैल्यू हो जाएगा √3। और देखिए लास्ट केस में जैसे कि tan 90 निकालना है ना, तो tan 90 बराबर क्या हो जाएगा sin 90/cos 90। sin 90 का वैल्यू क्या होगा 1/0। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो रहेगा तो वो नंबर इनफाइनाइट के बराबर होता है, मतलब कि नंबर अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड नंबर है। इसलिए जो tan 90 का वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? अनडिफाइंड, मतलब कि इनफाइनाइट। ऑलरेडी बता चुके कि कॉसेक, जो कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, अगर कॉसेक जीरो के वैल्यू निकालना होगा तो 1/sin0 का वैल्यू हो जाएगा। तो 1/sin0 का वैल्यू क्या होता है? 0। मतलब कि 1/0 क्या अनडिफाइंड टर्म है ना, तो जो कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। सिमिलरली अगर हमको कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/sin30। तो 1/sin30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो 2 सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। सिमिलरली अब आगे फाइंड कर सकते हैं कि बस इसको कुछ नहीं करना है, जो साइन का जो नीचे वैल्यू है इसको ऊपर करना है, ऊपर वाला नीचे करना है। तो √2 ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो √2 का √2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो 1/1 = 1। तो cosec 90 का वैल्यू और sin 90 का वैल्यू 1 के ही बराबर होता है, दोनों का दोनों। सिमिलरली sec थीटा में cos का इनवर्स कर देंगे तो नीचे 1 है, तो 1/1 = 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, तो 2/√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2। यहाँ पर 2 और लास्ट में देखिए ये 0/1 है, तो 1/0 मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। कॉट थीटा के इसका उल्टा होता है tan थीटा के बराबर, मतलब कि 0/1 है तो 1/0 मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। यहाँ पर √3 हो जाएगा और 1 का 1 1/√3। और एट लास्ट देखिए अगर 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसलिए अगर कॉट 90 का वैल्यू निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 90। तो 1/10 90 का वैल्यू क्या था? इन्फिनिटी। तो 1/∞ बराबर 0 होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। हम ऐसा इसलिए हम लिखवाने के लिए डायरेक्ट को ये चार्ट दे सकते थे, लेकिन आपको बताने का मोटिव मेरा ये था कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमको उस समय tan यूज़ करना है कि कॉसेक यूज़ करना है या साइन यूज़ करना है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। इसलिए हम इस जो चार्ट है आपके सामने करके दिखा दिए हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमको बस क्लास 10th में 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल को फाइंड करना है, और भी कुछ अप्रोप्रिएट एंगल के बारे में। 90 से ऊपर जैसे कि 90 के ऊपर क्या आ जाएगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री या अलग अलग डिग्री जो कि 90 से ऊपर रहेगा, इसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और क्या रिलेशन है, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ABC। वो पता है कि यहाँ पर थीटा का एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। बाई पाइथागोरस हमको पता है कि h² बराबर क्या होता है? p² + b²। अगर बोथ साइड h² से डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाई h², बी गेट हमको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर h² इधर भी डिवाइड करती हैं, p² + b² इधर भी डिवाइड कर दिए तो क्या मिल जाएगा? ये तो कट करके 1 आ जाएगा, इक्वल टू p² + b² ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 बराबर p/h² प्लस b/h²। देखें यहाँ पर 1 p/h किसके रेशियो के बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। ऑलरेडी बता चुके हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। तो p/h कैन बी रिटन एज कॉस थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली b/h कैन बी रिटन एज साइन थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 + sin² थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर जैसे कि एक्स वाई रहता था, स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करते थे, लेकिन साइन थीटा में अगर होल स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा का स्क्वायर मत कर देना, ये गलत है। हमेशा साइन पर या कोई भी रहेगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी साइन कॉस, उसी पर स्क्वायर पड़ता है, थीटा पर स्क्वायर नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आ गया। तो आपको क्लास 10th में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा प्रूव करने वगैरह करने वाला, तो आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से रिलेटेड। कुछ और होता है जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, लेकिन आप लोग के सिलेबस में बस यही है क्लास 10th के अकॉर्डिंग, अभी के अनुसार। तो बस आप इसी को यूज कीजिएगा तो आपका जितना भी प्रूव करने वाला जो इससे रिलेटेड जो सवाल रहेगा बन जाएगा। लेकिन दो और है, जैसे कि उसको तो हम प्रूव नहीं करेंगे, आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए ना, आप बी स्क्वायर से डिवाइड करना दोनों तरफ, फिर पी स्क्वायर से डिवाइड करना दोनों तरफ, तो आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाएगा। जैसे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। अभी तक जितना भी फॉर्मूला करवा चुके हैं, बस इसी से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में सवाल आएगा। कुछ और हम एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से के रिस्पेक्ट में, ताकि प्रूव करने वाला जो सवाल आता है जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ करता है बच्चे को, वो उनको वो फार्मूला ही हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा वो फार्मूला। वन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, या तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, या तो ये भी हो सकता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए इतना में आपका काम हो जाएगा। 3 में देखिए, अगर साइन क्यू थीटा है प्लस कॉस क्यू थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप याद कर लीजिए, याद तो नहीं कीजिएगा, ये समझने वाला है, ऐसा तो आप लोगों को करने आ ही जाएगा। ये सिंपल सा क्लास 9th में जो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्म था, उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी को बस सिंप्लीफाई कर दिए हैं। साइन थीटा कॉस थीटा में रहता है तो बच्चे को पता नहीं चलता कि करना क्या है, लेकिन बस उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। बोल सकते हैं कि वहाँ पर ए भी था तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है और कुछ नहीं है। ऐसे सवाल को करने अगर आप खींचेगा तो अगर इसके बारे में आपको पता रहेगा तो आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि उसको हमको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि बहुत बच्चे क्वेश्चन को देखकर कहीं छोड़ देते हैं कि उनसे बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको अप्लाई करना वो जानते ही नहीं है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हेल्प करेगा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। सिमिलरली 4 में अगर साइन क्यू थीटा है और माइनस कॉस क्यू थीटा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा बन सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन सा ऐसा टर्म्स है जो कि हमको समझना चाहिए, और ताकि उस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर पाएं। तो समझते हैं अब इसके बारे में। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सारा का सारा याद हो गया। उसको अप्लाई करने आता है कि कैसे हम किस रेशियो को कितने के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। उसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस रिलेशन निकालना रहता है एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी टावर है, ये ग्राउंड है। अगर कोई आदमी टावर से यहाँ पर देख रहा है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। अगर ये आदमी यहां से ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ये मान लेते कि मैन ए है, ये मैन बी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं कि ग्राउंड से टावर का बेस हो गया पॉइंट सी के पास। अगर वो मैन यहाँ से यहाँ पर देख रहा है, तो इस मैन का आई और लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इससे पैरेलल रहेगा, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मैन बी मैन ए को देखता है, तो यहाँ पर हम ये जो एक्स एक्सिस है ना, हमेशा हम लोग एंगल को लेंगे तो एक्स एक्सिस से। देखिए इधर से हम यहाँ से एंगल लेंगे, लिए इस एंगल को नहीं लेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल को नहीं बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस एंगल को बोलेंगे, क्योंकि हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हमको एंगल लेना होता है। इसलिए इस एंगल को एंगल ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, क्योंकि ऊपर से कोई भी आदमी नीचे देखेगा ना, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अगर ये मैन बी मैन ए को देखेगा नीचे से ऊपर, मतलब कि जो ये एंगल होगा ना एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो लाइन ऑफ साइट आपको आई होप समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऑब्जर्वर नीचे रहेगा और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब ऑब्जर्वर ऊपर होगा और कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो नीचे होगा, तब वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया, तो इस चैप्टर में बस आपको यही पहचानना होता है कि एक्चुअली में एंगल कहाँ पर बन रहा है और साइड कौन क्या कहाँ पर है। तो अगर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाएं तो आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक टावर है, एक आदमी पॉइंट ए के पास है, जो कि टावर को के टॉप पर देखता है, तो इसके आई के पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि इस टावर का जो लेंथ है वो कितना है, 45 मीटर। कितना, 45 मीटर। अगर हमसे बोले कि बताओ कि टावर जो बीसी है, जो टावर बीसी है और जो मैन ये पॉइंट के पास जो खड़ा है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस मतलब कि हमको सी निकालना पड़ेगा। हमको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है इस केस में, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, थीटा बराबर क्या गिवन है, 30 डिग्री। इस ट्राइंगल के में देखते हैं, तो यहाँ पर टावर है, तो टावर और ग्राउंड के बीच में एंगल तो परपेंडिकुलर बन रहा होगा, मतलब कि इसका हाइपोटेनस हो गया और इसका ये बेस हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमको बेस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का किस रेशियो में हम लोग परपेंडिकुलर बेस लिया करते थे। तो परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर या तो tan थीटा हो सकता है, नहीं तो cot थीटा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या गिवन है, बी सी बराबर 45 गिवन है, और ए सी बराबर हमको पता नहीं, यही तो डिस्टेंस है ना, तो ए सी को ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 45√3। ये आपका आंसर हो जाएगा इतना मीटर। सिमिलरली मान लेते हैं कि एक कोई हाउस है, हाउस के ऊपर एक कोई ये लगा हुआ है, फ्लैग फ्लैग है, यहाँ पर फ्लैग है। कोई आदमी इस हाउस का जो बेस है ए बी, हाउस का हाइट हो गया,
और BC मान लेते हैं कि फ्लैग, BC जो हाइट हो गया, ये फ्लैग फ्लैग जहाँ तक है ना, फ्लैग स्टेप वो हो गया। अगर मान लेते हैं कि एक आदमी पॉइंट C से ऑब्जर्व कर रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन B के पास कितना बन रहा था, 45 डिग्री। लेट अस अज्यूम 45 डिग्री बन रहा था। और अगर ये D के पास से देखा पॉइंट C से, तो यहाँ पर एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि हमको ये पता है कि जो आदमी या तो BA दे देगा या तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग दे देगा, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मैन विच स्टैंड एट अ पॉइंट C। अगर दोनों में से कुछ एक गिवन रहेगा तो हम सारा का सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये गिवन है 45, चलिए 40 मीटर मान लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए कि जो फ्लैग होगा ना, जो BD होगा, जो फ्लैग का जो लेंथ है बिल्डिंग से ऊपर तक, वो कितना है। मान लेते हैं कि ये लेंथ होगा x। अब हमको फाइंड क्या करना है, सबसे पहली बात तो हमको लेंथ ऑफ द बिल्डिंग या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और फिर फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द फ्लैग। तो देख रहे हैं कि अगर इन ट्राइंगल ABC में देखिएगा, तो हमको पता है कि ये बेस है। अगर इस ट्राइंगल से कंपेयर कर रहे हैं 45 डिग्री से, तो और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। हम tan थीटा क्यों लिए, क्योंकि हमको ये चाहिए। ये कब मिलेगा, जब परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो रहेगा तभी मिलेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बाई AC। tan थीटा, यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, 45 के बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर है, AB तो हमको पता नहीं है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और AC क्या गिवन है, AC 40 मीटर के बराबर है। तो वी कैन फाइंड AB इक्वल टू tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, AB 40 मीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर। हमको पता चल गया कि ये जो हाइट होगा, जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा कितना होगा, 40 मीटर। हमको फाइंड क्या करना था, x का वैल्यू, मतलब कि हाइट ऑफ द फ्लैग। अगर हम इन ट्राइंगल ADC में चलते हैं, ADC में, तो ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। देखिए कितना 45 है, इतना कितना है, 60 डिग्री। हमको क्या चाहिए, अगर हमको ये पूरा हाइट पता चल जाएगा तो पूरा में से इतना घटाएंगे तो वो तो मिल ही जाएगा। अरे भाई पूरा इतना हमको हाइट चाहिए, अगर हमको इतना पता रहेगा, इतना तो ऑलरेडी पता है, तो पूरा में से इतना घटाएंगे तो हाइट ऑफ द DB ना बचेगा। तो चलिए इन ट्राइंगल अगर हम ADC में चलते हैं, तो tan, यहाँ पर भी tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा का ही रेशियो होता है, तो P बाई क्या हो जाएगा, B। तो ट्राइंगल ADC में थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, AB प्लस DB के बराबर। बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हाइट किसके बराबर होगा, AB प्लस BD, AB प्लस BD। और बेस किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर। तो बेस AC हो गया। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू AB किसके बराबर है, AB 40 मीटर। BD हमको पता नहीं है, BD तो हाइट ऑफ द फ्लैग है, AC 40 के बराबर। तो कितना आ गया, 40√3 इक्वल टू 40 प्लस BD। तो BD बराबर क्या आ जाएगा, 40√3 माइनस 40 इक्वल टू 40 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। √3 का वैल्यू 1.71 रख लीजिएगा, 40 इंटू 1.71 माइनस 1, 40 इंटू क्या आ जाएगा, 0.71। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 28.4 मीटर हाइट ऑफ द फ्लैग आ जाएगा अप्रॉक्स में। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद। प्रैक्टिस सेशन में हम इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा बोर्ड से रिलेटेड, वो हम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।